नमस्कार, न्यूज जंक्शन 24 की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज हम बात करेंगे अपनी निर्वाचित उत्तराखंड सरकार की। जी हां, 21 वर्षीय इस राज्य में पहली बार यहां के मतदाताओं ने राजनीति के इतिहास को रचते हुए पुनः भाजपा की सरकार को ही चुना है। इस रिपोर्ट को देखिए। जी हां, चुनाव के दौरान विपक्ष ही नहीं बल्कि तमाम सियासी विश्लेषक भी महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की वापसी के दावे कर रहे थे। सर्वेक्षण और राजनीतिक चर्चाओं के आधार पर कांग्रेस ने भी अपनी जीत तय मानकर सत्ता में बैठने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ईवीएम ने अपना मुंह खोला तो हर तरफ भगवा लहरा उठा। भाजपाइयों के चेहरे जहां एकाएक खिल उठे तो विपक्ष इतने सदमे में आ गया कि वो समझ ही नहीं पाया आखिर हुआ क्या। लेकिन जो होना था वो मतदाताओं ने कर दिया। अब एक बार फिर पूर्ण बहुमत से पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री सरकार का सफल संचालन कर रहे हैं। हमारी देवभूमि युवा राज्य युवा मुख्यमंत्री की थीम पर आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में राज्य की उम्मीदें भी जमा होने लगी हैं। हो भी क्यों ना, सरकार भी तो उम्मीद करने वालों ने चुनी है। आखिर नई सरकार से उम्मीदें क्या हैं? इसको लेकर न्यूज जंक्शन 24 की टीम ने जनता की राय शुमारी शुरू की है, जिसमें सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों का मन जाना गया कि वो नई राजनीति से चाहते क्या हैं और अपने युवा मुख्यमंत्री को क्या सुझाव देना चाहेंगे। इस मुद्दे पर वरिष्ठ नागरिकों ने भी खुलकर बात की। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिक। क्या सुनना? आरसी पंत, वर्तमान में अध्यक्ष अरुणोदय संस्था नवाबी रोड हल्द्वानी। मैं एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी के लेक्चरर पद से रिटायर हुआ। वर्तमान में क्रियाशाला में संप्रेक्षक का भी काम देखता हूँ। मुझे ये अपेक्षा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार से शुभकामनाएं तो देनी है नई सरकार को, लेकिन साथ में ये अपेक्षा है कि नंबर 1 यहाँ पर बाहरी लोग, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम भर गए हैं। एक आदमी आता है, वो अपने साथ 2-4 और ले आता है और स्थिति ये हो गई कि उन्होंने वहीं जमीन में कब्जा करके और मकान बनाना शुरू कर दिया है, जो भविष्य के लिए खतरनाक स्थिति होगी, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 2, यहाँ पर अधिकतर लोग पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रोजगार के साधन नहीं है। रोजगार कोई साधन न होने के कारण बच्चे बाहर काम में चले जाते हैं, घर में वृद्ध माता पिता छोटे बच्चे रह जाते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता और ये इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकार रोजगार दे, ताकि वो लोग यहाँ रुके रहें, अपने माँ बाप की देखभाल कर सकें। हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। नंबर 3, विशेष रूप से हल्द्वानी शहर में यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बहुत अपेक्षाएं हैं। वो चाहते हैं कि उनको घूमने के लिए कोई पार्क हो, पार्किंग की व्यवस्था हो जहाँ पर कि वो बैठ सकें, सुबह शाम जा सकें। तो ऐसी कोई व्यवस्था हल्द्वानी में नहीं है। नई सरकार से ये महत्वपूर्ण अपेक्षा है कि वो यहाँ पार्क और घूमने के लिए कोई रोडें ऐसी बनाएं जहाँ की वृद्ध लोग निष्कंटक होकर चल सकें, घूम सकें और उनको कोई व्यवधान न हो। नंबर 4, रोडवेज स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में कोई सुविधा सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। न तो बैठने की व्यवस्था है, अगर वो रिजर्वेशन के लिए जाते हैं रेलवे स्टेशन में तो वहां पर कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है और न कोई सीनियर सिटीजन को वहां पर ध्यान देता है। तो उस वक्त वो परेशान होकर बेचारा लौट जाता है या वो बैठा वहां रह जाता है, जबकि और लोग जो जवान हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि रोडवेज स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में, विशेष रूप से केएमओयू बस अड्डा है, वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहाड़ों में अधिकतर बसें केएमओयू की जाती हैं, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है कि वहां वो बैठ सकें, अपना टिकट ले सकें या अपने परिवार को ठीक तरीके से देखभाल कर सकें। निःशुल्क चिकित्सा के नाम पर सरकार बहुत बातें कहती है, लेकिन इसको परिणाम रूप में लाए, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी तरह से बहुत से बच्चे आते हैं, गार्जियंस उनको छोड़ने आते हैं, तो स्कूल के आगे खड़े रहते हैं, वहां पर जो है
गुंडा तत्व आता है और सीनियर सिटीजन अगर कोई छोड़ने आता है अपने बच्चों को तो वो बुरी नजर से उनको देखते हैं बच्चों को, तो ये भी ठीक नहीं है, उसकी भी देखभाल होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम आनंद सिंह भाकुनी है। मैं सेवा भारती में जिला हल्द्वानी का जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में क्रियाशाला का उप सचिव हूँ। मेरा रिटायर्ड ही है सेना से आप? हाँ, मैं सेना में 26 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ। बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर में मैं भर्ती हुआ था, तो वहाँ मैं ऑपरेटर पद पर था। मेरी नई सरकार को शुभकामनाएं हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि पलायन के लिए जो पहाड़ों से सब लोग पहाड़ छोड़ के बाहर को आ रहे हैं, इसका कारण एक ये है, नंबर 1 है कि वहां पर हॉस्पिटल का न होना, नंबर 2 रोड का नहीं होना, तीसरा कि बच्चों को स्कूल की फैसिलिटीज ठीक नहीं होना। ये 3 कारणों से लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं प्लेन की तरफ। मैं भी उसमें एक हूं, मैं भी पहाड़ से इधर हल्द्वानी में रहता हूं, लेकिन मेरे को दर्द है कि वहां से सभी लोग अगर पहाड़ से आ जाएंगे तो पहाड़ एक दिन खाली हो जाएगा। हमारा जो असली दायित्व है पहाड़ का, जो हमारे बुजुर्ग जो पहाड़ में रहते थे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आजकल के नई पीढ़ी जो है वो पहाड़ में केवल इसलिए नहीं रहना चाहती है कि यहाँ पढ़ाई और अस्पताल का बंदोबस्त ठीक नहीं होने की वजह से वो पहाड़ को छोड़ दे रहे हैं। मेरा नई सरकार से अपेक्षा है कि वो पहाड़ के लिए विशेषकर ध्यान दे। और दूसरा मेरा एक भू संरक्षण, मतलब इसके लिए भी आप कोशिश करें। और तीसरा, अगर चक बंदी हो जाए पहाड़ में, वो सबसे बेहतर है। मतलब चकबंदी होने से क्या होगा, आदमी का एक ही जगह पर रुक सकता है, लेकिन वहां छोटे छोटे खेतों होने की वजह से ऐसा संभव तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो सके चकबंदी तो वो भी बड़ा अच्छा वो है। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम बिशन सिंह नैनवाल, वर्तमान में क्रियाशाला सेवा समिति का सचिव हूँ। मैं वर्तमान सरकार को पहले बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे इस समय वृद्धजनों के लिए जो भी सुविधाएं उन्होंने मुहैया करा रखी हैं, उसमें से एक सुविधा और ये जोड़ लें, जैसे रेलवे में पहले इनके लिए रिलैक्सेशन था टिकट में, ऐसी और रिलैक्सेशन दिला दें। वो आजकल बंद कर दिया है। बसों में इंटर स्टेट में तो ये रिलैक्सेशन है, फ्री में बस में जा सकते हैं, लेकिन कि बाहर की बसों में भी यदि कुछ रिलैक्सेशन आधा टिकट कर देते तो लोग, हमारे जैसे बुद्ध लोग जो तीर्थ यात्राओं में, बड़े बड़े भारतवर्ष के तमाम तीर्थ यात्राओं में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिल जाती। ऐसा सरकार कर लेती तो बहुत अच्छा काम था। साथ ही यहाँ पर वर्तमान में हल्द्वानी में मनोरंजन के वृद्धजनों के लिए कोई संसाधन नहीं है। एक कॉलोनी बसा दी गई, वहीं पर सब लोग पैसे, कोई अपने स्तर पर ही कभी कीर्तन भजन मंदिरों में इधर उधर जाकर के करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। कोई जनरल ऐसी कोई स्थान चुन करके वहाँ पर एक सभी वृद्धों के लिए मनोरंजन का कोई साधन हो जाता तो बहुत अच्छी बात ये होती। ये सरकार से मैं अपेक्षा करता हूँ। साथ ही हमारे जितने भी वृद्धजन हैं उनको, जैसे कि बहुत लोगों ने पहले भी कहा है कि अस्पतालों में दवाइयाँ अक्सर बीमार होते रहते हैं, उनको जाने आने की बड़ी असुविधा भी होती है। वहाँ पर पूरी सुविधा मिल जाती है तो कोई खड़े नहीं हो पाते, किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, वो सुविधा मिल जाए। साथ ही उनको कुछ पौष्टिक आहार, जो लोग पेंशनर नहीं हैं या कोई जिनकी आय नहीं है, उनको वृद्ध लोग, बहुत से ऐसे भिखारी के रूप में यहाँ पर घूम रहे हैं, गरीब लोग, उन लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। उनको पौष्टिक आहार भी, जिस तरह से मातृशक्ति के लिए पौष्टिक आहार दिया जाता है, बच्चों को दिया, ऐसी वृद्धों के लिए भी पौष्टिक आहार की तैयारी कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। कुछ लोगों को देना चाहिए जो बिल्कुल असहाय हैं, घर से भी निकाले, कभी 1.5 रोटी 2 रोटी करके अपना गुजारा कर पा रहे हैं, उनकी शारीरिक बीमारी उनको आकर के जबरदस्ती आ जाती है, उनमें बीमारी हो जाती है।
क्योंकि उनका शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है। उनको कुछ विटामिन, कुछ इस तरह की चीज़ें, दवाइयाँ कुछ प्रवैया कराए। दूसरी चीज़ यह है कि कॉलोनियों में बहुत से लोग, सभी के बच्चे बाहर हैं, लेकिन बुढ़े बुढ़िया सिर्फ घर में अकेले रहते हैं, उनको बहुत खतरा रहता है। NB गुणवंत। क्या पद नाम है सर? यहाँ तो मैं अध्यक्ष हूँ क्रियाशाला सेवा समिति में। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नए मुख्यमंत्री को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि सबसे पहले ही सरकार क्या कदम उठाए? सर, वरिष्ठ नागरिकों का के संदर्भ में सर्वप्रथम तो मैं आपसे सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो 60 साल से ऊपर आदमी चलता है तो स्वास्थ्य में श्रेय कमियां होती रहती हैं। सर्वप्रथम तो सरकार को ये करना चाहिए कि समस्त सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर अलग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठाया जाए, जिससे उनको इन लंबी लंबी लाइनों से निजात मिले। दूसरा, उनका फौरी तरीके से उनका सम्मान हो अस्पतालों में। उनको जहां वो डॉक्टर साहब बैठे हैं उनके बाहर से उनके लिए बेंच लगाए जाए और बाहर पंखे लगे हों। अगर जाड़े में संभव हो तो वहाँ हीटर लगे हुए हों, जिससे उनको कम से कम परेशानी हो और उनको लगे कि मैंने 60 साल इस समाज को, इस प्रांत को दिए हैं सेवा भाव से, तो आज मुझे कोई पूछने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, इस वर्तमान संस्कृति में बच्चों से बहुत अपेक्षाएं नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि पूरा दुनिया जो है ग्लोबल हो चुकी है और अधिकांश लोगों के बच्चे अपने रोजगार के संदर्भ में बाहर होते हैं। उस संदर्भ में 60, 65, 70, 75 साल के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पति पत्नी, वो लगभग अकेले रह जाते हैं। तो सरकार को चाहिए, पिछली बार भी पुलिस द्वारा एक कैंपेन चलाई गई थी कि हर हफ्ते पुलिस का एक सिपाही उन लोगों के पास जाता था कि जिन लोगों के बच्चे उनसे दूर होते हैं और वो 65-70 साल के वो इस अवस्था में होते हैं, तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो दवाइयों के संदर्भ में और उनकी परेशानियों के संदर्भ में सरकार को पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा पूछा जाना चाहिए। ये संभव है, पिछले ऐसा होता आया है कुछ टाइम से। मुझे लगता है कि ये मुहिम शिथिल पड़ी हुई है। पहले जगतान जोशी यहाँ पर DIG हुआ करते थे, तो उनके संदर्भ में वो बहुत ज्यादा तरजीह सीनियर सिटीजन को दिया करते थे। अब मैं मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं धामी साहब से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एक सर्कुलर निकाले पुलिस वालों के लिए और उनकी इस तरह से सेवा करें। नंबर 3, यदि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चों से प्रताड़ित होता है आदमी, बुजुर्ग, चाहे उसमें परसेंटेज कम है, अभी हम हिंदुस्तान की संस्कृति में जितने, ये कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है अभी उतना, पर फिर भी कुछ केसेज जैसे हुआ करते हैं। तो उस संदर्भ में पुलिस को ये भी आदेशित करना चाहिए कि यदि कोई सीनियर सिटीजन थाने पे आए अपनी फरियाद लेकर के, मैंने पिछले एक अखबार में देखा था कि एक महिला के साथ कुछ लोगों ने, पुलिस ने कुछ बहुत देर तक उनसे बात नहीं की। हो सकता है कि वो अपने किसी कार्य में व्यस्त हो, उन्हें जानबूझ कर नहीं किया हो। मैं ये भी लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ पुलिस के ऊपर, पर यदि सीनियर सिटीजन आता है कोई फरियाद लेकर के, तो उनकी जो फरियाद है फौरी तौर पर से शीघ्रता से सुनी जानी चाहिए और उसका निराकरण किया जाना चाहिए। नंबर 4 पे मैं आता हूँ सर। अब जो घरेलू वातावरण है, कुछ बच्चे गुमराह होकर के अपने माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि उन सीनियर सिटीजन के लिए हर जिले में एक सीनियर सिटीजन होम, वृद्धा आश्रम जिसे कहा जाए, वो समस्त नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर के ऐसे बनाए जाने चाहिए। तो इससे बड़ी सहायता उन लोगों को मिलेगी। धन्यवाद। पहले तो मैं न्यूज़ नेशन जनसंघ का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस तरह से मैन टू मैन, डोर टू डोर वरिष्ठ नागरिकों के साथ घर घर जाकर के, उनके प्रतिष्ठानों में जाकर के इस किस्म की बातों को उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं नई सरकार से, मेरा मतलब है, ये जो वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्याएं हैं, वो सबसे प्रमुख समस्या पूरे उत्तराखंड में मात्र 2 जिलों में, हरिद्वार में और बागेश्वर में वृद्धाश्रम है। जबकि 2007 में केंद्र सरकार द्वारा अपने संविधान में ये प्रस्ताव दिया गया है, जिले में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए। उसके बाद जब हमारे यहाँ ये जितने भी पिछले जो अब वर्तमान में वाऊ कमिश्नर हैं, वो रावत जी को भी हमने इस बारे में अच्छी तरह से 2-3 दफे उनके पास भेंट करके अपना एक शिष्टमंडल ले जा करके उनसे भी कहा कि ये यहाँ हमको, क्योंकि
महोदय, ऐसा है कि उत्तराखंड का जो ये कुमाऊं का संभाग है, इसमें सारी जो चीजें चलती हैं, होती हैं, उसका सारा का सारा हल्द्वानी से ही उसका वो होता है। यहाँ आज हम इस हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं के जितने भी वरिष्ठ लोग थे, उनके बच्चे तो चले गए हैं विदेशों में, हरियाणा, गुड़गांव, दूसरे जगह, तीसरे जगह, वो रह गए हैं यहाँ अकेले, या फिर गांव में रह गए हैं अकेले। तो उनके लिए वृद्धाश्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खासकर हल्द्वानी में तो एक वृद्धाश्रम बहुत अनिवार्य था, जिसका मैं बार बार इस बात को जिक्र कर चुका हूँ, उठा चुका हूँ। दूसरा, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति जो सदस्य होते हैं, इनके पास अपने कार्यकाल में काफी अनुभवों का भंडार होता है। इस अनुभव को सरकार चाहे तो, उत्तराखंड सरकार चाहे तो इनको कैश करा सकती है। हम स्कूलों में लेक्चर देते हैं और कई मोहल्लों में जाकर के हम कई किस्म के आयोजन करते रहते हैं। हम यहाँ पर शरबत बांटते हैं, हम होली उत्सव मनाते हैं, हम नैब में और अलग अलग जगह जाकर के बच्चों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। तो इस किस्म के कार्यकलाप वरिष्ठ नागरिकों को उनके अपने जीवन काल में 60 साल की उम्र में कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया होता है, जो कि उनका फायदा उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसी कोई दुर्भाग्यवश हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा या पूर्व में जो सरकारें थी, ऐसी कोई हम वरिष्ठ नागरिकों से कोई भी लाभ नहीं लिया गया, जिसका कि मुझे थोड़ा सा दुख भी है और आश्चर्य भी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति कोई सुविधा शुल्क या कोई तनख्वाह या कोई ऐसा नहीं चाहते हैं। उनको कहीं न कहीं से कोई न कोई या तो पेंशन मिलती है या उनके बच्चे उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। उनको कोई आर्थिक वो भी नहीं चाहिए, कुछ निस्वार्थ सेवा से काम करना चाहते हैं। फिर भी पता नहीं सरकार हमारा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। हाँ महोदय, गोवा में मैंने पढ़ा कि वहाँ कई वृद्धाश्रम है और स्टेटों में भी मैंने कुछ देखा, कई जगह देखा कि वृद्धाश्रम भी हैं और लोगों को वरिष्ठ नागरिकों से सेवा ली जाती है। पिछले दिनों एक ऐसा स्कीम आई थी देहरादून में, उनको बुलाया गया था कुछ बड़ी बड़े हस्तियों को कि उत्तराखंड का पलायन, जो पहाड़ में पलायन हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर ये बातें हम लोग जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आकर के यहाँ बसे हैं, जो हम उन जो दुर्भाग्यवश रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी बुलाया गया था और कई लोगों को बुलाया गया था। वहाँ उनसे पूछा गया था कि ये पलायन कैसे रुकेगा या कैसे कम होगा। लेकिन मैं आपको ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, जितना अनुभव हम लोगों को है पलायन कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम ही पलायन करते हैं, हम ही इसके वो हैं, मारे हुए हैं, हम ही इसके दुखी लोग हैं। तो हमको पता होता है कि पलायन उत्तराखंड से के पहाड़ से क्यों हो रहा है। अगर हमको अपने गुड बुक में लेकर के हमको अगर ये बातें पूछी जाती तो हम बहुत अच्छी तरह से इसके कारणों का सरकार को बताते और शायद कहीं पर हमारी जरूरत होती तो हम मदद भी करते। केरला में मैंने सर्विस की है, वहाँ मैंने देखा कि छोटे छोटे 4-5 परिवार एक ग्रुप में रहते हैं और बहुत बड़े गांव नहीं होते हैं। ऐसा ही अगर कुमाऊं में भी छोटे छोटे गांव 4-5 लोगों को बनाकर इकट्ठा करके, ये कठिन जरूर है, क्योंकि ये कठिन जरूर है। एक जमीन बहुत उपजाऊ है, एक जमीन कम उपजाऊ है। इसको कुछ लोगों में इस बात का विवाद भी होगा, मुकदमेबाजियां भी चलेंगी, लेकिन सरकार चाहे तो इसको भी निपटा सकती है। इसके लिए समय जरूर लंबा चलेगा। एक बहुत बड़ा ठोस प्रयास और काफी सोची समझी रणनीति के तहत अगर पहाड़ में चकबंदी शुरू हो और लघु उद्योग अगर विकसित किए जाए। मैं अगर आप लोगों को ये पता हो, अल्मोड़े से रानीखेत को जाते समय सेंट्रल स्कूल के बगल में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सेंट्रल स्कूल के बगल में बहुत ढालू जमीन है जहाँ पर 2-3 छोटे लघु उद्योग बनाए जा सकते हैं, बिठाए जा सकते हैं, स्टार्ट किए जा सकते हैं। ऐसे कई जगह हैं, मैंने एक उदाहरण दिया।
ऐसे कई जगह है। लघु उद्योग अगर पहाड़ों में विकसित किए जाए, कई चीजें हैं, मौन पालन है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, मछली पालन है, और साग सब्जी का है, फूल बड़े अच्छे, फूल की खेती बहुत अच्छी होती है कुमाऊं में, मतलब पहाड़ में। काम करने के लिए, यानी कि लघु उद्योगों के लिए कमी कहीं नहीं है। मेरा नाम नंदकिशोर उपाध्याय है। मैं सेना से रिटायर्ड, सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हूँ और इस समय 10 फार्म हल्द्वानी में रहता हूँ। और मैं इस समय जो हमारी सरकार बनी है धामी जी की, मुझे बहुत खुशी है और उनको बहुत बहुत बधाई, उनके सरकार बनने में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं देखता हूँ बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, जगह जगह सीनियर सिटीजन इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए कोई अलग से काउंटर भी नहीं मिलता है और वो बोलने से कोई उनको अच्छे से इंटरटेन भी नहीं करता है। इसलिए मेरे धामी जी से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, इस पर विचार करें, सोचें और ये सुविधा प्रदान करें सभी सीनियर। तो आपने सुनी देवभूमि के वरिष्ठ नागरिक अपने युवा सीएम धामी से क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने में मददगार साबित होने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय सीएम वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।